थामो न जावे छोड़ी वे, न जावे छोड़ी वे। झूठ ना बोली वे, तू हर ना टोली वे, जो तूने खाई थी कसमें एक एक तोड़ी वे, एक एक तोड़ी वे। लो आ गई लोड़ी वे, बना लो जोड़ी वे, लो आ गई लोड़ी वे, बना लो जोड़ी वे। भाजी भाजी खेतों में। खेतों में क्या हुआ श्रवण? खेतों में जरा आराम से बोल। दलजीत ने तेज सिंह को गोली मार दी। क्या? हाँ। दलजीत वीर जी और तेज प्राण को पुरानी दुश्मनी को लेकर झड़प हो रही थी। तभी दलजीत वीर जी गुस्से में आकर अपनी बंदूक निकाली और तेज प्राण पे दाग दी। ने मेरे भाई को मार के वर्षों पुरानी दफन दुश्मनी को फिर से जिंदा कर दिया है। मैं अब तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अरे सरबजीत किथे जा रही है? अरे सरबजीत, अरे करतारे देख, तेरी बहन की तो चल लिया, निकल चल लिया। पीजी को पता चल गया, हमें जल्दी चलो। राहुल स्टार्ट नहीं हो रही। अमन बाइक स्टार्ट करो। अरे कर तो रहा हूँ। सरबजीत कौन है बाइक पे? हमारा दुश्मन रंजीत का बेटा, पकड़ो। चलो, बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? ऑन रखनी चाहिए थी ना तुम्हें। मुझे क्या पता तुम झट से आ जाओगी। पर दुश्मन के साथ भागी है, कहाँ भागा है? इज्जत का सत्यानाश कर दिया। कहीं के नहीं। शेफाली, मैं ऑफिस में हूँ, तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूँ? अपनी ग्रेट चाची से पूछो ना। अरे मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, तुम्हारी चाची ग्रेट है ना। अच्छा ठीक, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ वरुण? गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम? नहीं सर, गर्लफ्रेंड की चाची प्रॉब्लम। चाची कैसे? सर अहमदाबाद से आई है, आपके फैन क्लब की मेंबर है। एवरीडे शेफाली से एक नई पहेली पूछती है और फिर उसके जवाब के लिए शेफाली मेरा सिर खाती है। वरुण, पहेली का एक्सपर्ट तो इधर बैठा है, केटी से पूछ लो। सब देसी टाइप की पहेली है। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला उड़ खड़ी। राइट सर। मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुशाला? बिल्ली दुशाला उड़कर खड़ी हो, और दुशाला क्या है नहीं पता। दुशाला मतलब शॉल। शॉल? सर आपको पता है
इसका मतलब आपको पहेली का जवाब ही पता होगा। प्लीज बताइए ना। अरे मेरी नानी ने उस पहेली का उत्तर बताया था। विंटेज पहेली। सर प्लीज व्हाट्स द आंसर सर? सर शेफाली मुझसे थोड़ा और इंप्रेस हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल वरुण जी। सर जी हमें माफ करना, हम बिना बताए आ गए। बात ही कुछ ऐसी है। हम दोनों घर से भागकर आए। फगवाड़ा पंजाब के पास एक गांव है धनकपुर, वहां से। आप लोग बैठिए, बताइए बात क्या है। बताइए कष्ट क्या है। सर जी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अमनप्रीत और सरबजीत। लिसन, तुम दोनों में से अमनप्रीत कौन है और सरबजीत कौन है? मैं अमनप्रीत और ये सरबजीत। सर जी बात ऐसे है कि हमारी फैमिलीज में परसों पुरानी दुश्मनी है और 2 दिन बाद लोहड़ी के दिन सरबजीत की किसी और से शादी है। सरबजीत की शादी किसी और से होने वाली है, इसलिए तुम भगा के लाए हो इसे। देखो अमनप्रीत, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम दोनों बालिग हो, तुम दोनों को कानूनी रूप से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो मैरिज रजिस्ट्रार तो हूं नहीं। जी अब तो आप ही सब कुछ हैं। हम दोनों बिना अपने खानदानों की हामी के शादी नहीं कर सकते, लेकिन उनको राजी करने के लिए उन्हें पहले मिलाना होगा। और उन्हें मिलाने के लिए उनकी एक गलतफहमी को दूर करना होगा। नहीं, ये क्या क्या बोल रहे हैं आप दोनों? मैं कैसे आपके परिवारों को मिला सकता हूँ? क्या गलतफहमी? मैं कैसे दूर सकता हूँ? बताइए, ठीक स्पष्ट रूप से बताइए। जी 1 साल पहले लोहड़ी की रात को मेरे चाचा तेज सिंह को ना खेतों में किसी ने गोली मार दी थी। और उसका इल्जाम उनके बरसों पुराने दुश्मन और जी सरबजीत के बड़े मौसा जी दलजीत सिंह, उन पे लगा। उनको तो जेल हो गई जी, लेकिन तब से लेके अब तक हमारे खानदान ने एक दूसरे को नहीं देखा। और तो और जी वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन क्या तुम्हारे मौसा ने इनके चाचा जी को? नहीं जी नहीं, मौसा जी को किसी ने फंसाया था। उस रात गोली किसी और ने चलाई थी। सर जी कुछ भी कीजिए, आप उनको बेगुनाह साबित कर दीजिए ताकि हमारे खानदान वाले एक हो जाए और हमें एक होने दें। तो केडियन वरुण, बैग पैक करूं पंजाब के लिए? हाँ मिली, कर ही दो। वैसे भी बहुत दिन हो गए सरसों का साग और मक्की की रोटी खाए हुए। सर पंजाब तो हम आ गए, अब क्या करेंगे? सबसे पहले सरबजीत को उसके घर छोड़ेंगे। पता नहीं इनके भागने की क्या कहानियां बन गई होंगी अब तक। तो बाय द वे, वो हरी थी मन भरी थी वाली पहेली का जवाब तो? जल्दी क्या है, पहले सरबजीत का घर तो आए, और जवाब यहीं इन्हीं खेतों में। वाह सरदार साहब, क्या स्वागत है। तो तू ही है वो जिसने मेरी बहन को भागने की सलाह दी थी? केडी सर ने भागने की नहीं, लौटने की सलाह दी। कौन सर? केडी सर। केड़ा केडी? अरे केडी पाठक मेरा नाम है। तो मशहूर वकील केडी पाठक। जी भाई। हाँ, और अब यही दलजीत को बेगुनाह साबित करें ताकि मैं और सरबजीत। तेरे सीने विच तो मैं गोली दागांगा। मेरी बहन को लेकर भागा था ना? अरे नहीं सरदार साहब, ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। पहले आप बंदूक तो नीचे करिए, मैं समझा। बहुत बहुत आप देखिए, आपकी बहन को वापस लाने का आइडिया मेरा नहीं था, अमन का ही था। वो नहीं चाहता कि आपकी रजामंदी के बिना इनका रिश्ता जुड़े। शरीफ बच्चा है,
वैसे भी ये कानून को हाथ में लेकर कोई लाभ नहीं होगा। मिलाप तो मैं करवाऊंगा, मौत से, इसका और इसके पूरे खानदान का। अगर अगली बार मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना। देखिए आप मेरी बात तोड़ने आए हो? और सर जी कुछ चीजें ना टूटने के बाद जुड़ती नहीं है। जोड़ सकते हो, जोड़ के दिखाओ। तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर। क्या करो? चल अंदर। अंदर चल। बहुत हो गया तेरा ना। सर, इस रोमियो जूलियट की कहानी की एंडिंग तो अब आपके हाथों में। लकड़ी तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब दिल जुड़ जाते हैं उन्हें तोड़ना असंभव हो जाता है। सर, तेज सिंह मेरा दुश्मन जरूर था, मगर मैंने उसका खून नहीं किया। अच्छा, उस रात हुआ क्या? जी मैं तो अपने परिवार के साथ लोहड़ी मना रहा था कि अचानक खबर आई। ओहो, मिठी मिठी रेवड़ियां। दलजीत वीर जी, तेज सिंह थोड़े खेतां च गया, पानी दी नहर नूं रोक रहा। मैं उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मेरी बंदूक दिखा रहा है। क्या पानी उसके बाप का है क्या? वो कमीना फिर से अपनी करतूतों पे आ गया। आज तो मैं उसे छूंगा नहीं, मार के रहूंगा। चल मेरे साथ। सिंह रुक जा। सिंह मैं तेनू छूंगा नहीं। वो तेरी तो ऐसी की कैसी। ओ तेजा मैनू बंदूक दे दे। ओ तेजा गन दे दे। ये गोली किसने चलाई? इसका ये अर्थ होता है कि उस रात आपकी बंदूक से 2 गोलियां चली। सर, पहली गोली मैंने चलाई उसे डराने के लिए, लेकिन वो मुझ पर ही भड़क गया और मेरी बंदूक से ही उसने मुझ पर गोली चला दी। वो तो जल्दी से मैंने बंदूक दूसरी तरफ घुमा दी, लेकिन तीसरी गोली किसने चलाई कुछ पता ही नहीं चला और उसी गोली ने उसकी जान ले ली। मतलब उस रात आपकी राइफल से एक गोली आपने चलाई, एक तेज सिंह ने चलाई, और आपके अनुसार तीसरी गोली भी चली थी जो किसी और ने अपनी राइफल से चलाई थी। किसी पर संदेह है आपको? जी, तेज सिंह की मौत के बाद उसके हिस्से की सारी जमीन उसके सौतेले चाचा बल्लू सिंह को मिल गई, जो उस रात खेतों में था। अच्छा, बल्लू सिंह। कोई तो फिक्र ना कर, ये केडी पाठ कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा इस केस का, और ना ही दलजीत को हम बाहर आने देंगे जेल से, समझा? ओए, दलजीत लाख कहे कि उसने मेरे प्राणा खून नहीं किया, लेकिन उस खूनी की सच्चाई मैं जानता हूं। और अगर उस केडी ने उसे बचा भी लिया तो हम वाहेगुरु दी सौ उसे जान से मार डालेंगे। मास्टर जी को किसी ने हाथ भी लगा दिया ना तो कसम वाहेगुरु की, चल हाथ तो उखाड़ देंगे। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? केस का फैसला होने से पहले ही आप लोगों ने अपना अपना फैसला कर लिया। थोड़ा सब्र कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। आइए अंदर, केस की सुनवाई शुरू होने वाली। आइए प्लीज। मिस्टर पाठक, जिस केस का फैसला पिछले साल हो चुका था उसे आपने हाईकोर्ट में ला करके फिर खोला है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपके पास 1 साल के बाद कौन सा ऐसा सबूत है कि आप अदालत का फैसला बदल देंगे?
योर ऑनर, मैंने कुछ छानबीन की है और ओ जी पाठक जी, आपकी छानबीन से कुछ होने वाला है नहीं, ये बात मेरी सुन लो। ओ जी सर जी, अब हम इस केस को एक बार और दोहरा लेते हैं और इस बारे में गलबात कर लेते हैं। तेज सिंह और दलजीत सिंह हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, यानी के राइवल्स। पहले स्कूल में, फिर व्यापार में हमेशा दोनों की बात बात पर तू मैं हो जाती थी, आपस में धमकियां भी दे बैठते थे, कभी कभी तो गाली गलौज भी हो जाती थी, जिसका साक्षी पूरा पिंड है। और जब तेज सिंह पिंड से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली दलजीत सिंह उसके खिलाफ खड़ा हो गया और उस लोहड़ी की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिंह रुक जा, सिंह मैं तेनू छड्डूंगा नहीं। ओ दलजीत, की कर रहा? ये रही दलजीत सिंह की वो बंदूक जिससे गोली चली। इस बंदूक की रिपोर्ट आपके सामने है, इस पर दलजीत सिंह की उंगलियों के निशान भी है और गोली इसी से चली। यहाँ तक कि पिंड वालों ने दलजीत सिंह को इस बंदूक के साथ खेतों में जाते हुए भी देखा था। पाठक जी, है कोई शक? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है कि ये दलजीत सिंह जी की ही बंदूक है और स्पष्ट है कि अगर ये दलजीत सिंह जी की बंदूक है और कुछ पिंड वालों ने इन्हें अपनी बंदूक लेकर खेत में जाते हुए देखा तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। और अपनी बंदूक पर अपनी उंगलियों के निशान होना तो स्वाभाविक है कि नहीं? आप क्यों इतना वजन उठाए खड़ी हैं? लाइए मुझे दे। योर ऑनर, ये सत्य है कि ये राइफल दलजीत सिंह जी की है और उस रात इस राइफल से उन्होंने तेज सिंह पर गोली चलाई थी, केवल सर के ऊपर से, योर ऑनर, उन्हें डराने के लिए। जी पाठक जी, अगर दलजीत सिंह ने सर के ऊपर से गोली चलाई तो गोली पीठ पे जाके कैसे लग गई? कोई जादू है क्या? नहीं, जादू से नहीं योर ऑनर, ट्रिगर से चली थी गोली। एक दूसरी गोली भी चली थी जो तेज सिंह जी ने चलाई थी। वो गोली योर ऑनर। पाठक जी, जाहिर सी बात है कि तेज सिंह की खुद की चलाई हुई गोली उसको खुद पीठ में तो लग नहीं सकती। बड़े जोक। यही तो प्रश्न है सिमरन जी कि गोली किसने चलाई, कहाँ चलाई, कैसे लगी। इसी समस्या का समाधान करने में यहाँ आया हूँ योर ऑनर। इतना ही नहीं, पिछली सुनवाई में जो अहम सबूत यहाँ पेश किया गया था योर ऑनर, दलजीत सिंह जी का ये कुर्ता जो उस रात उन्होंने पहना था, जिस पर तेज सिंह जी के खूनी पंजों का छाप लगा है। इस कुर्ते को देखकर मेरे मन में ये प्रश्न उठा है योर ऑनर कि अगर तेज सिंह जी के पीठ पर दलजीत सिंह जी ने गोली चलाई तो स्पष्ट है कि उनका पीठ इनकी ओर रहा होगा और इन्होंने गोली चलाई होगी तो तेज सिंह जी आगे की ओर गिरे होंगे, दलजीत सिंह जी की ओर नहीं। तो अगर आगे की ओर गिरे तो उनके खूनी पंजे का छाप दलजीत सिंह जी के कुर्ते पर आया कैसे? ओ जी पाठक जी, ये भी तो हो सकता है कि जब तेज सिंह को गोली लगी तो वो पीछे मुड़ गया और शायद उसने दलजीत सिंह का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की हो। है कोई शक? नहीं, शक तो मुझे पहले से हो रहा है सिमरन जी इस पूरे केस पर। होने को ये भी हो सकता है कि तेज सिंह जी अगर उठे होते तो एक और गोली मार दी होती। दलजीत सिंह जी ने इसमें क्या कष्ट, है ना? देखिए सिमरन जी, अभी मुझे कुछ नहीं देखना, देखेंगे आप। अच्छा। और आप ही सुनेंगे भी। इस घटना के 9 चश्मदीद गवाह में लेके आ रही हूँ, तो अपने पहले गवाह को बुलाने की इजाजत चाहिए मुझे। अनुमति है। तो जी सुन लिया मिस्टर पाठक जी, अब तो यकीन हो गया? जी सिमरन जी, मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया कि आपके इन सारे चश्मदीद गवाहों ने दलजीत सिंह जी को अपना बंदूक लेकर खेत की तरफ जाते हुए तो देखा, लेकिन इन्हें किसी ने तेज सिंह की हत्या करते हुए नहीं देखा। तो फिर कहाँ के चश्मदीद गवाह हुए? ऑर्डर, ऑर्डर। ओह जी मिस्टर पाठक जी, आपकी ये बात भी पूरी कर देते हैं। हम एक ऐसे गवाह को बुलाते हैं जिन्होंने ये वारदात होते हुए अपनी आंखों से देखी है। तो जी योर ऑनर जी, अब आपसे इजाजत चाहिए अपने अगले गवाह को कटघरे में पेश करने की। मेरे अगले गवाह है सुरिंदर सिंह जी।
सर जी, वैसे तो मेरी दोस्ती दोनों से थी, पर साथ में सिर्फ सच का देना चाहूंगा। मैंने अपनी साफ आंखों से देखा था दलजीत भरा जी को, तेज भरा जी को गोली दागते हुए। पीठ पर चलाई थी उन्होंने गोली, और मेरे साथ संतो भी थी। जी मैं तो 20-30 फुट की दूरी पे थी जी, और मैंने इनकी लड़ाई देखी नहीं बल्कि सुनी भी थी जी। दलजीत वीर जी बुरी तरह से कोस रहे थे तेज भरा जी को, और जैसे उन्होंने अपनी राइफल उठाई, यही हुआ था जी उस रात। दलजीत वीर जी ने मारा है तेज भरा जी को। थैंक यू संतो जी। तो जी पाठक जी, कोई शक या फिर नो शक? कोर्ट इज एडजर्न टिल टुमारो। सरबजीत, इतनी रात तू? मैंने पहले कहा था ना, भाग चलते हैं, अब भी टाइम है। पर अदालत में केस हम हार जाएंगे अमन। सारे गवाह मौसा जी के खिलाफ हैं। कुछ नहीं होने वाला। ये लोग हमेशा एक दूसरे के दुश्मन ही रहेंगे। इससे पहले कि केस का फैसला हो जाए और वीर जी मेरी शादी किसी और से कर दे, भाग चलो। ना सरबजीत, जहाँ इतना दिन इंतजार किया वहाँ एक दिन और सही। मुझे केडी सर पर पूरा भरोसा है। वो ना हमारे प्यार को हारने देंगे और ना ही अपने केस को। सर, केस जीतने का प्रेशर तो अब और भी बढ़ गया। वरुण, दलजीत के कथन के अनुसार वो उस दिशा से आया और तेज सिंह यहां खड़ा था, दलजीत की ओर मुंह करके। वो लकड़ी उठा दे। समझ ले, तू दलजीत है, तेरे हाथ में बंदूक। तूने मेरे सर के ऊपर से गोली चलाई। तो स्पष्ट है कि गोली उस दिशा में गई होगी, जिसे ढूंढना होगा हमें। तो गोली ढूंढो? 1 साल के बाद गोली मिलेगी? ढूंढने से तो ईश्वर भी मिल जाता। राइट सर। गोली मिल गई। ये तो वैसी ही गोली है जैसी दलजीत सिंह अपने राइफल में रखा था। सर, दलजीत की गोली तो मिल गई। अब वो गोली ढूंढते हैं जो तेज सिंह ने चलाई थी। एक मिनट, ये बात पहले क्यों नहीं सोची? कौन सी बात सर? बताता हूँ, ये रख। तेज सिंह की चलाई गोली तो हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि उसी गोली से उसकी हत्या हुई है। सर, हाउ इज इट पॉसिबल? तेज सिंह को गोली पीठ पर लगी है, और कोई अपने आप को पीठ पर गोली कैसे मार सकता है? सर, ये तो गलती से भी नहीं हो सकता है। सर, 1 मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आप कह रहे हैं कि कोई तीसरा आदमी है जिसने तेज सिंह को मारा है? चल घटनास्थल पर चल। एक बार घटनाक्रम को फिर से दोहराना पड़ेगा। बंदूक उठा फिर। तो ये हुआ कि दलजीत ने तेज सिंह के सर के ऊपर से गोली चलाई। वो दोनों में हाथापाई हुई और फिर तेज सिंह ने बंदूक को छीनने की कोशिश की। दूसरी गोली वहां चली और फिर गोली आपकी पीठ पर लगी। मेरा मतलब है तेज सिंह की पीठ पर लगी। कहां से, कैसे? और वहां ठीक पीछे संतों का घर। तो संभव है कि संतों ने गोली चलाई हो जो तेज सिंह के पीठ पर लगी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे पीछे कौन कहां खड़ा था। मेरा सिर्फ एक सवाल, अगर तेज सिंह ने गोली आगे की तरफ चलाई है तो फिर वो गोली उसकी पीठ पर कैसे लगी? हाउ इज इट पॉसिबल? या फिर दलजीत सिंह झूठ बोल? तो लोड़ी के लिए बच्चे लकड़ियां जमा कर। चल उनकी सहायता करते हैं। पंजाब आकर लोड़ी का मजा नहीं लिया तो क्या किया? चल। एक मिनट सर, मेरी उस पहेली का जवाब तो दे दीजिए। हरी मन भरी थी। लोड़ी तो मना ले फिर चल। सर आपने बताया नहीं लोड़ी क्यों मनाते? वरुण, ये लोरी वर्ष के सबसे छोटे दिन और लंबी रात पर मनाई जाती है। एक प्रकार का प्रतीक है फसल कटने की और किसान के नए वर्ष की शुरू होने की। तो वो लोग उल्लास से शुरुआत करते हैं इस लोरी की आग को जलाकर। अंकल हम तो आग में मूंगफली भी फेंकते हैं ऐसे। ठीक तो है? कुछ नहीं सब, मूंगफली लकड़ी पर लगकर मुझे लग गई। तेरे साथ ही हो सकता है। चल जरा। कहाँ? केस का समाधान ढूंढे। तब पता नहीं केडी से को क्या दिख जाता है जो मुझे नहीं दिखता। केडी से जरा जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। जो भी हो अब तो अदालत में ही पता चलेगा। चल। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूटर साहिबा पहले आप। ओ जी मिस्टर योर ऑनर जी, पिछली अदालत में तो सिर्फ मैं ही बोली, आज तो मिस्टर पाठक जी के जवाब देने की बारी है। या फिर ये कहे कि मिस्टर पाठक जी के पास मेरे बड़े बड़े गवाह और उनके बयान सुनने के बाद शायद कोई जवाब बचा ही नहीं। क्यों जी मिस्टर पाठक जी? नहीं, सही बोला आपने। मैं आज जवाब नहीं दूंगा, सवाल पूछूंगा आपके इन बड़े बड़े गवाहों से। और संभव है कि मेरे सवाल पूछने के बाद में आपके पास कोई जवाब न बचे। सबसे पहले संतो। हाँ तो संतो जी, आपके कथन के अनुसार आपने मेरे मुवक्किल वो जो सामने खड़े हैं दलजीत सिंह जी, उन्हें आपने देखा कि उन्होंने तेज सिंह जी पर गोली चलाकर उनकी हत्या की। ये सब देखा आपने? जी मेरी नजर बड़ी पक्की है जी। नजर पक्की है आपकी? जी। चलिए देखते हैं कि आपकी सोच शक्ति कितनी पक्की है। एक पहेली पूछता हूँ आपसे, कृपया उसका उत्तर दें। जी बिल्कुल जी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी थी। ओ जी मिस्टर पाठक जी, ये अदालत है, कोई खेल का मैदान नहीं। कोई शक? नहीं, मुझे तो शक हो ही नहीं सकता। पहली मैंने पूछी, उत्तर तो मुझे पता ही होगा। चलिए एक बार पहली दोहरा देता हूँ। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी। मुझे नहीं पता। मिस्टर पाठक, इस केस से इसका क्या संबंध है? योर ऑनर, मेरी पहेली का इस केस से बहुत ही गहरा संबंध है। पहले मैं अपनी पहेली का उत्तर दिए देता हूँ योर ऑनर, और मेरी पहेली का उत्तर है भुट्टा योर ऑनर। हरी थी मन भरी थी, लाखों मोतिया जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी। वेरी गुड। हुण आगे भी बदो जी। हाँ मैं बस बढ़ ही रहा हूँ आगे। तो ये तो पहेली का उत्तर तो आपको मिल गया। आपको ये भी संकेत मिल गया होगा कि मैं क्या पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस समय ये घटना घटी थी वहाँ भुट्टे का फसल लगा था खेत में। जी। फसल कटी नहीं थी? कटी नहीं थी ना? जी जी नहीं। हाँ,
तो अदालत को बताइए कि इतना तो आपको पता ही होगा कि भुट्टे की फसल की कम से कम ऊंचाई कितनी होती है। जी वो 7 से 8 फीट आओ जी। और अधिकतम 12 कभी 13 फीट। आओ जी। और क्षमा करें मैं आपसे आपकी ऊंचाई पूछ लूं? जी 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 आप लगती तो मुझे 5 सवा 5 फीट की हैं। जी तो 5 सवा 5 फीट की कद से आपने 8 9 10 फीट के ऊपर से दूसरे खेत में किसी की हत्या करते हुए कैसे देख ले? क्या सीढ़ी पर खड़ी थी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं संतोष जी कि आप ही ने मारा है तिथे? तो 5 सवा 5 फीट की कद से आपने 8 9 10 फीट के ऊपर से दूसरे खेत में किसी की हत्या करते हुए कैसे देख ले? क्या सीढ़ी पर खड़ी थी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं संतोष जी कि आप ही ने मारा है तिथे? ऑर्डर ऑर्डर। नहीं जी मैंने नहीं जी, बिल्कुल नहीं। झूठ बोला आपने संतोष जी, झूठ बोला। आप बताइए आपकी किसके कहने पर आपने झूठ बोला? क्यों झूठ बोला आपने? सुरेंद्र जी। ऑर्डर ऑर्डर। सुरेंद्र जी ने कहा था कि दलजीत वीर जी को फंसाना है और उनके कहने पर ही मैंने सब झूठ बोला। मैंने कुछ नहीं किया जी, मैं तो बस सुरेंद्र जी की बात। दलजीत वीर जी को फंसाना है, बस बस समझ गए आप। योर ऑनर आपकी अनुमति हो तो सुरेंद्र बाजी को कटघरे में बुलाओ। जी सर, मैंने भी कुछ नहीं देखा था। हम तो बस दलजीत पाजी को फंसाना चाहते थे ताकि आने वाले चुनाव में उनके बदले में मैं विधायक खड़ा हो सकूं। इसका मतलब तेज सिंह को? ना जी, मैं तो वहां था भी नहीं, ना मैंने किसी को मारा और ना संतों ने। हाँ मैं जानता हूँ कि न संतों ने मारा तेज सिंह जी को, ना आपने मारा। तो जी अगर इन्होंने नहीं मारा तो इनके सिवाय कौन मारेगा? यानी दलजीत सिंह ने ही तेज सिंह को मारा है, कोई शक? नहीं, दलजीत सिंह जी ने भी नहीं कत्ल किया। मैं जानता हूँ कत्ल किसने किया। क्या आप जानते हैं मिस्टर पाठक? जी योर ऑनर, मैं जानता हूँ कि तेज सिंह जी की हत्या किसने की और सर्वोपरि बात यह है कि आज भी वो वहीं उसी खेत में खड़ा हुआ। वाह वाह, मानना पड़ेगा, कातिल में बड़ी हिम्मत है। 1 साल के बाद भी घटना स्थल पर ही डटा हुआ है। जी योर ऑनर, एकदम मतलब जिद्दी है। मेरे लाख कहने पर भी अदालत में नहीं आया। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि अगर आप कृपया वहां मेरे साथ चलें तो मैं आपको मिला दूंगा। ओ जी मिस्टर पाठक जी, आई डोंट बिलीव दिस। आपने हम सबका टाइम वेस्ट करके हमें यहाँ क्यों बुलाया? और ये सब क्या है? ये मटका थी, बंदूक? इसी जगह पे तो तेज सिंह की हत्या हुई थी। जी हाँ योर ऑनर, और ऐसी ही बंदूक से। कुछ देर के लिए समझ लेते हैं कि मेरे सहायक वरुण दलजीत सिंह और मैं तेज सिंह। वरुण ये ले और गोली चलाओ। वरुण ये ले और गोली चलाओ।
ओ जी मिस्टर पाठक जी, आप हमें फूल समझते हैं? हम कैसे मान ले कि उस दिन भी गोली ऐसे ही मिस हुई थी सर जी, है कि नहीं? क्योंकि वो गोली ये रही। जो हमें बिल्कुल ठीक पीछे पेड़ से प्राप्त। और फिर दलजीत सिंह और तेज सिंह के बीच हाथापाई हुई और उस हाथापाई में एक गोली और चली। ओ जी, ओ मिस्टर पाठक जी, ये कैसे हो गया? आपने तो गोली उल्टी दिशा में चलाई थी, गोली से मटका कैसे फूट गया है जी? ये तो इस केस का आधार है दीदी साहब। आज मटका फूटा उस दिन तेज सिंह की पीठ। आइए दिखा दो। ये देखिए, इस खंबे पर गोली लगने का निशान। वो ये कि अभी अभी जो गोली मैंने चलाई वो इस खंबे से टकराई और लौटकर मटके पर लगी। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तेज सिंह की चलाई हुई गोली पहले इस खंबे से टकराई और लौटकर उसी की पीठ पर लगी। एक सेकंड। ओ जी मिस्टर पाठक जी, आई हैव अ शक। हम आपकी ये थ्योरी कैसे मान लें कि उस दिन भी सब ऐसे ही हुआ है जी? आपके प्रश्न का बहुत सरल उत्तर है प्रोसिक्यूटर साहब। इस खंबे पर देखिए, ये ऊपर मेरी चलाई हुई गोली का निशान और उसके ठीक नीचे उस गोली का निशान जो 1 साल पहले तेज सिंह की बंदूक से चली। योर ऑनर, इस बात की जांच तो बैलिस्टिक्स बहुत आसानी से करते हैं। योर ऑनर, मैंने आज तक कई ऐसे केसेस लड़े जहां मुझे साबित करना पड़ा है कि वो हादसा नहीं, हत्या था। किंतु ये परिस्थिति, ये घटना, ये मुकदमा कुछ अलग है। यहाँ हत्या नहीं, केवल संयोग के चलते हादसा हुआ था। कोई हत्यारा नहीं, केवल एक दुर्घटना। अब आगे क्या कहूं? द डिफेंस लॉयर। मिस्टर पाठक की दलील की जांच बैलिस्टिक एक्सपर्ट के द्वारा किए जाने के बाद अदालत का यह मानना है कि वो सही है। तेज सिंह की मौत एक हादसा है। इसलिए अदालत दलजीत सिंह को निर्दोष मानते हुए माजरात और मुआवजे के साथ बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. सिमरन जी, कोई शक? ओ जी पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नो शक। क्या कर रहे हैं आप लोग? जोड़ी का पर्व है, अब तो दुश्मनी भी खत्म हो गई। गले तो मिलिए। जल्दी 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 ढील दे वो देखो और एक आ रही है। जल्दी जल्दी, हाँ थोड़ी ढील दे जाएगी। अंकित
चलो बस करो, हमें मम्मी, जिग्नेश भाई और सुरेश काका से मिलने जाना है। मकर संक्रांति साथ मनानी है ना। मैं ना तेरी फैमिली का नौकर नहीं हूँ, दामाद हूं उनके घर का। हाँ तो कौन इनकार कर रहा है? कुछ देर पहले तेरे प्यारे भाई जिग्नेश का फोन आया था, दवाइयों की लिस्ट दी है और बोला लेते आना। मैं तेरे भाई का ना डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। वो देख गुलाली पतंग। डील ले चल ले 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, हाँ ठीक है, मेरे इशारे का इंतजार करना। उर्मी, अब तेरे प्यारे भाई जिग्नेश का कोचिंग करना बाकी रहा। तुम चलो, मैं आता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सुरेश काका। थैंक यू। मेरे सामान है? नहीं। आइए जमाई राजा, मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ो बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? मेरी पसंद और नापसंद की किसे फिक्र है सासू? अरे मैं तो यहाँ जमाई से डिलीवरी बॉय बन गया। क्यों सुरेश काका? जिग्नेश भाई, क्या देख रहे हो? वो लाइट्स वाली पतंग है ना, कितनी सुंदर। हाँ जिग्नेश भाई, हर साल नया कुछ ना कुछ मार्केट में आ ही जाता है। अच्छा चलो, अब मिलके खिचड़ा खाते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। हाँ पक्का। काम हो गया ना? ठीक, मिला ही अपने भाई से। चलो अच्छा है, मेरा बस चले ना तो उसका मरा हुआ मुंह देखो। आई जस्ट हेट हिम।
जल्दी अपना हाथ चलाओ। जिग्नेश के पिताजी कमलेश मेरे छोटे भाई थे। छोटी उम्र में उसकी मौत हो गई थी। तब से जिग्नेश और सुमित्रा की जवाबदारी मैंने उठाई है। हम लोग साथ में रहते हैं, बस यही मेरा परिवार है। मैंने अपने पति जो जिग्नेश को नहीं मारा है सर। क्यों मैं विश्वास करूं आपकी इस बात पर? भला मैं अपने घर में बम ब्लास्ट क्यों करवाऊंगा? घर जलकर खाक हो गया तो वो भी उस वक्त जब मैं घर में खुद मौजूद था। सर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि जिग्नेश को मैं मारूं। करोड़ों का कारोबार है, अपने लिए, अपने संतान के लिए। सर मेरी एक ही बेटी है दीप्ति, जो पिछले 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, और उसका पति वहाँ का टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर है, एडवोकेट आशीष जैन। आशीष जैन आपके दामाद हैं? हाँ सर। सर नाम, शोहरत, पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है उसके पास। मेरी फटाके की फैक्ट्री का 100% उसके लिए कोई मान्य नहीं रखता सर। सर आप चाहो तो मेरा बिल चेक कर सकते हो। मेरे पास जो भी है मैंने सब चैरिटी संस्था को डोनेट कर दिया है। बताइए क्या हुआ था उस रात? सर उस रात में जिग्नेश, कहाँ जा रहा है तू? मैंने तुझे कहा था ना कमरे के बाहर निकलने की कोशिश की, तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। और मैंने भी कहा था ना आपसे कि आप मेरे काका हैं, पापा नहीं जो मैं आपकी हर बात मानूं। मेरी माँ विधवा है ना, इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं आप। क्या कहा तूने? सुरेश भाई, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मैं छत पर जा रहा हूँ। तुम छत पे नहीं जाओगे, जाओ अपने कमरे में। सुरेश भाई, आप मेरे बच्चे की जान लेंगे क्या? आपने कब से उसे कमरे में कैद करके रखा हुआ है? सुमित्रा भाभी, आपको कुछ पता नहीं है। सुरेश भाई, हद होती है। आज मकर संक्रांत है, कम से कम आज तो उसे खुली हवा में सांस लेने दो, पतंग उड़ाने दो। ठीक है जाओ, लेकिन छत पे मेरे पौधे के पास मत जाना। हाँ पता है, प्लांट ही तो आपके बच्चे हैं, मैं थोड़ी ना हूँ कुछ। जिग्नेश आई वार्न यू, छत पे मेरी किसी भी चीज का हाथ मत लगाना। योर ऑनर, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था। मिस्टर सुरेश दावड़ा ने अपने भतीजे जिग्नेश को इस तरह मौत के घाट उतारा कि सबको लगे ये शायद एक एक्सीडेंट होगा, पर हकीकत में ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। लेकिन इतने विश्वास के साथ आप ये कैसे कह सकती हैं? योर ऑनर, जिग्नेश की मौत कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम के ब्लास्ट की वजह से हुई थी। कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम एक बहुत ही इनफ्लेमेबल केमिकल है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि पोटेशियम का कैनिस्टर घर में कैसे आया? घर तो दूर, इसे फैक्ट्री में लाने के लिए भी स्पेशल परमिशन, लाइसेंस की जरूरत होती है। क्या ये सब आपके पास थी सुरेश भाई? जी नहीं, मैंने तो एक्सपेरिमेंट के लिए ही मंगवाया था, ताकि मैं सस्ते और अच्छे फटाके बना सकूं। और मैंने इसकी डिलीवरी फैक्ट्री में करने के लिए कहा था, घर में करने के लिए नहीं। तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला? मुझे सब सच सच क्यों नहीं बता दिया? सुरेश भाई, अभी क्या कर रहे हैं? मैं अपने पौधे से बात कर रहा था। अरे मैं पेस्टिसाइड रख रहा था। जा, तो अपने काम से काम रख, जा। सुमित्रा का स्वभाव ही ऐसा है, बहुत सवाल पूछती है, बिना वजह बात का पतंगड़ा बना देती है, इसलिए मैंने उससे सच नहीं कहा। योर ऑनर, माना कि सुरेश जी ने वर्जित रसायन अपने घर में रखा, ये अपने आप में एक अपराध है और इस अपराध का दंड इन्हें मिलना चाहिए।
किंतु इससे ये कहाँ प्रमाणित होता है योर ऑनर कि जिग्नेश की हत्या इन्होंने की? एग्जैक्टली माय लॉर्ड, मैंने तो सुमित्रा के सामने जिग्नेश को कहा था कि छत पे मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, पर उसने पोटेशियम पर एक कैंस्टर को छू लिया। उसमें मेरी क्या गलती? इसी को तो कहते हैं फुल प्रूफ प्लानिंग। योर ऑनर, सुरेश दावड़ा ने रिवर्स साइकोलॉजी यूज की है। नहीं, रिवर्स साइकोलॉजी मतलब एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सत्य है कि जिग्नेश को जो करने को कहा जाता था उसके विपरीत ही करता था? वो ऐसा सिर्फ सुरेश भाई के साथ करता था। सुरेश भाई उसे जो भी कहते थे जिग्नेश उसका उल्टा ही करता था। जिग्नेश जब 14 साल का था तो उसके पिता की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। तब सुरेश भाई ने फैक्ट्री की और जिग्नेश की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। लेकिन जिग्नेश और सुरेश भाई की कभी आपस में नहीं बनी। लेकिन सुरेश भाई इतने स्ट्रिक्ट थे, वो जो भी कहते थे ना जिग्नेश हमेशा उसका उल्टा ही करता था। और 14 जनवरी की रात को भी यही हुआ योर ऑनर। सुरेश भाई ने जानबूझकर जिग्नेश से कहा, छत पे मेरी किसी भी चीज का हाथ मत लगाना, क्योंकि अच्छी तरह से जानते थे जिग्नेश उल्टा ही करेगा। और जिग्नेश ने वही किया। उसने जाकर कैनिस्टर को सिर्फ हाथ ही नहीं लगाया, उसे खोला भी और ब्लास्ट हो गया। तो कृपया ये भी बताइए प्रोसिक्यूटर महोदया कि इसमें सुरेश जी का क्या लाभ? इट्स वेरी सिंपल मिस्टर पाठक। सुरेश भाई चाहते थे कि जिग्नेश के जाने के बाद सारा कारोबार उनका हो जाए। मेरा बेटा बहुत लायक बन गया था, लेकिन सुरेश भाई हमेशा उसे दुत्कारते रहते थे, नालायक समझते थे। यहाँ तक कि अभी पिछले 1 महीने से उसे घर में कैद करके रखा हुआ था। हाँ, मैंने उसे हाउस अरेस्ट में रखा था, लेकिन उसे टॉर्चर करके मारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो ड्रग एडिक्ट हो चुका था। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। तू तुम्हें दुख न पहुंचे इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। जिग्नेश को हाउस अरेस्ट में रखने की यही वजह थी। सुरेश भाई, आपके पास इस बात का कोई सबूत है? वैसे प्रोसिक्यूटर महोदया, क्या आपके पास कोई साक्ष्य या साक्षी है जो ये प्रमाणित कर सके कि जिग्नेश की हत्या सुरेश भाई ने की? एक गवाह है मिस्टर पाठक। जी, मेरा नाम मनसुख व्यास है। मैं उत्कर्ष पब्लिकेशन का प्रोपराइटर हूँ। इस देश के उभरते हुए कवियों और गजलकारों को प्रोत्साहन देना मुझे अच्छा लगता है। जिग्नेश एक बहुत ही अच्छा कवि था। मैं उसकी इस छिपी हुई कला को देश के सामने लाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे पब्लिकेशन के लिए एक काव्य संग्रह लिखे जिससे उसकी कला देश के लोगों तक पहुंचे। लेकिन जिग्नेश, तुम बहुत जल्दी इस देश के सबसे बड़े कवि बनने वाले हो। तुम्हारे काम के लिए तुम्हें कितने पैसे दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे सुरेश काका समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? सुरेश काका ने मेरा जीना हराम कर दिया। उन्हें ना तो मैं पसंद हूं और ना ही मेरा काम। मुझे तो डर है या तो वो मुझे या मैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप प्लीज मेरे रहने का कोई इंतजाम करा दीजिए। मनसुख जी, जिग्नेश की दूरभाष यंत्र की सूची के अनुसार आप ही वो अंतिम व्यक्ति थे जिनसे मृत्यु के पहले उसकी वार्तालाप हुई थी। जी, अंतिम का तो पता नहीं, लेकिन जी हाँ, मैंने जिग्नेश को कॉल किया था उसकी तबीयत के बारे में जानने के लिए। उस वक्त वो बहुत टेंस था और मैं ये भी जानना चाहता था कि वो कब मुझे अपनी कविताओं के संग्रह को दे रहा है। योर ऑनर, केवल मनसुख जी नहीं, एक और व्यक्ति है जिनसे मरने से पूर्व जिग्नेश ने वार्तालाप की थी, उनके जीजा जी अंकित पलेजा। जी, मैं एक केमिस्ट शॉप पे बतौर फार्मासिस्ट काम करता हूँ। जिग्नेश को कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, इसलिए उसने मुझे फोन किया। तो आप दवाइयों के साथ में वो पोटेशियम बॉम्ब भी ले गए? मैं जिग्नेश को क्यों मारना चाहूंगा? इसके एक नहीं 2 कारण हैं। सर्वप्रथम ये कि जिग्नेश के बाद तो पूरा कारोबार उर्मी के हाथों में आ जाता। उर्मी के हाथों में, आपके हाथों में, बात तो एक ही। द्वितीय कारण ये कि आप अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे जिग्नेश। कैसा अपमान? आपको याद तो होगा कि आपकी पत्नी उर्मी के कहने पर जिग्नेश ने अपनी कंपनी, अपने कारखाने एक्सीलेंट फायरवर्क्स में आपको बतौर सुपरवाइजर रखा था, किंतु 6 ही महीने में आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और चूंकि आप जिग्नेश के जीजा जी थे, आपका
सम्मान वो रखना चाहते थे, आपको उन्होंने चुपचाप कहा था निकल जाने को बिना शोर मचाए। जो अपमान आपका हुआ था, उसी अपमान का बदला लेने के लिए आपने जिग्नेश को मारा है। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं अपना एक गवाह कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। माय नेम इज एंथोनी फर्नांडिस। एक्सीलेंट फायरवर्क्स में स्टॉक इंचार्ज का काम करता था। वहां पे मेरे को अंकित घपला करने का लालच दिया, लेकिन घपला करने के टाइम पे जिग्नेश भाई हम लोग को रंगे हाथों पकड़ लिया और नौकरी से निकाल दिया। इस बात का हम दोनों को बहुत गुस्सा आया। तभी अंकित मेरे को बोला कि वो बम बना सकता है। अगर मैं उसको फैक्ट्री से पोटेशियम और बाकी की चीजों का इंतजाम करके दे दूं तो वो बम बना लेगा और 14 जनवरी को उड़ा देगा। अपन उसकी बातों में आ गया साहब। मेरा पाप का सजा मेरा बच्चा को मिला। वो हॉस्पिटल में डेंगू का बीमारी से सीरियस है साहब। हाँ साहब, जिग्नेश भाई का खून में अंकित के साथ साथ अपन का भी हाथ है। योर ऑनर, घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों ने ये कथन दिया है कि उन्होंने 2 विस्फोट होने की आवाज सुनी। प्रथम विस्फोट जिस कारण जिग्नेश के शरीर को आग लगी, वो भागकर पौधों की ओर गया जहां पर पोटेशियम का सिलेंडर रखा हुआ था और उसके शरीर पर लगे आग के कारण वो भी ब्लास्ट हुआ। योर ऑनर, दूसरा विस्फोट। नहीं 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 योर ऑनर, ये सब झूठ है। मैंने जिग्नेश को नहीं मारा। ये सब झूठ है। क्या कहा था तुमने? मेरे भाई का कायपोची करना बाकी है ना? तो इस सब का यही मतलब था? तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। चलो बैठ जाओ चुपचाप। मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं अभी भी अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए। ओके, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। हाँ, ये बात सच है कि एंथोनी से बम बनाने का सामान मैंने ही खरीदा था, लेकिन उस बम से मैं 14 जनवरी की रात को जिग्नेश को उसकी फैक्ट्री को उड़ाने वाला था। अगर आप फैक्ट्री उड़ाना चाहते थे तो फिर बम घर क्यों लेकर गए? मैं बम लेकर नहीं गया था। बम तो मैंने फैक्ट्री में रखवाया था वॉचमैन के हाथों। और इस काम के लिए मैंने वॉचमैन को 50,000 रुपए दिए थे। जब रात को फैक्ट्री बंद हो जाए और सारे वर्कर्स निकल जाए, उसके बाद हमारा फैक्ट्री उड़ाने का प्लान था। उससे पहले ही घर में ब्लास्ट हो गया और जिग्नेश मर गया। जज साहब, मैं जिग्नेश से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी जान लेकर नहीं। तो आपने वो बम वॉचमैन द्वारा वहीं फैक्ट्री में रखवाया था और आप कह रहे हैं कि आप वो बम घर नहीं लेकर गए, तो फिर वो बम वहीं होना चाहिए फैक्ट्री में। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस बम का क्या करूं, इसीलिए मैंने वॉचमैन से कहकर वो बम फैक्ट्री के कंपाउंड में गाड़ दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं, वो बम वहीं पर है। अंकित तो सच कह रहा है सर। उसका बनाया बॉम्ब फैक्ट्री कंपाउंड से मिला। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जिग्नेश को नहीं मारा। अब क्या करें सर, हम तो केस के डेड एंड पर आ गए। मैं भी इसी दुविधा में था।
इतना तो तय है कि जिग्नेश की मौत ब्लास्ट के कारण हुई। मेरा मानना है कि ना सुरेश भाई दोषी है ना अंकित। तीसरा तो कोई आया नहीं टेरेस पे पोटेशियम लेकर, तो फिर कौन? कितनी अजीब बात है वरुण। मकर संक्रांति के दिन आकाश पतंगों से भरा हुआ होता है और दूसरे दिन पेड़ों पर पतंगों की ढेर। ये तो चाइना में बनी हुई एलईडी पतंग है, लेकिन इस विदेशी पतंग में ये देसी कपड़े की पुतली की, और ये एक ही पतंग में 2 डोर। कोई पतंग में 2 डोर क्यों बांधेगा? चाइना वाले हर साल अजीबोगरीब पतंग लॉन्च करते रहते हैं, तो इनके दिमाग की भी ना दाद देनी पड़ेगी। पता लगा कि यहाँ आसपास में सब विचित्र पतंग कहाँ बिकता है। सब अगर ऐसी विचित्र पतंग के बारे में आप इंक्वायरी क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि कभी कभी विचित्रता में ही विशेषता छुपी होती है। ये वाली पतंग आपने बेची थी? जी नहीं, ऐसी पतंग तो पूरी मुंबई में एक ही होलसेलर के यहाँ मिलेगी। मुस्तफा पतंग वाला, दादी सेठ, 11वीं लेन, 10वीं गली। ये पतंग तो हमारी दुकान से ही बिकी है, लेकिन ऐसी एक नहीं 7 पतंग बिकी थी। एक ही कस्टमर ने 7 पतंग खरीदी? नहीं नहीं नहीं, 2 ने 1-1 और 1 ने 5 खरीदी। मुस्तफा भाई, क्या आप मुझे उनका पता, नाम कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। ये पतंग कोई मामूली पतंग नहीं है, बहुत महंगी वाली पतंग है। इसके लिए मैं पहले एडवांस लेता हूँ, उसके बाद बुकिंग करता हूँ और फिर ऑर्डर आने पर कस्टमर को फोन करके बोलता हूँ, और कभी कभी तो मैं खुद भी होम डिलीवरी कर देता हूँ। 1 मिनट रुको। ये रहे, ये तीनों के नाम और एड्रेस। अरे 1 मिनट रुको भाई, जरा फिर से वो काइट वाली तस्वीर दिखाना। देखिए सर, ये पतंग तो हमारी है, लेकिन इसमें पोटली, ये मांझा हमने नहीं लगाया, पता नहीं कहां से है। ये वाली पतंग आप ही ने खरीदी थी? हाँ, मैंने अपने बेटे के लिए खरीदी थी। अभी दिखाता हूँ। एलईडी वाली पतंग है। ये पतंग? इसे तो मैंने अपने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए खरीदी थी। ये उसके घर पे ही होगी। आपको चाहिए तो मैं उसके घर पे ले चलता हूँ आपको। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। साहब किससे मिलना है? ऊपर जा रहा है। ये लोग तो दुबई चले गए, यहाँ अब कोई नहीं रहता है। सर, उस तीसरे कस्टमर ने तो झूठा नाम और पता दिया। इसका अर्थ ये होता है कि वो अपनी पहचान छिपाना चाहता। जी सर, इसलिए मोबाइल नंबर भी गलत है। ये जब पेड़ पर तुझे पतंग मिला तो इसकी कन्नी जो है, धागा, किस दिशा में था? तो साउथ। साउथ, दक्षिण की ओर, अर्थात उत्तर में पतंग फंसा। इसे उड़ाया था किसी ने दक्षिण की ओर से। और ये इसकी डोर की लंबाई मापी तो नहीं? जी हाँ सर, 603 मीटर। ये डोर देख रहा है। जब पतंग फंसा उसने खींचने की कोशिश की होगी, पतंग पेड़ से निकला नहीं होगा। ये देख, कैंची से काटी है उसने। सर, कैंची से ही क्यों? हाथ से क्यों नहीं? हाथ से असंभव है, नायलॉन की डोर है, हाथ से नहीं टूटती। वरुण, जहां तुझे पतंग मिला वहां से 603 मीटर दूरी पर
एक बाग है, एक स्कूल है जहां रात को जाना निषिद्ध है। बचा केवल पठान चौल। पठान चौल तो वहां तो 300 झोपड़ियां हैं और 15,000 से भी ज्यादा लोग। उनमें से एक पतंग उड़ाने वाले को, जिसका मैं हुलिया भी नहीं जानता, कैसे ढूंढूंगा? भैया जी, आप इस आदमी को पहचानते हैं? अरे ये तो अपने रवि कुंजू भाई। कहाँ रहते ये हैं? ऊपर ऊपर रहते हैं। वहाँ? हाँ जी हाँ। केडी साहब, घर का पता चल गया और नाम का भी। उसका नाम रवि कुंजू है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है सर, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। क्या? मगर सर मैं रात को यहाँ पर अकेले। ओके सर, गुड नाइट। वरुण मियां, रात तो यहाँ पर तुम्हें अकेले ही काटनी होगी। चलो। भैया एक टूथपेस्ट और ब्रश देना। चलो, थैंक यू। जरा हिलने डुलने की कोशिश की ना तो गोली से उड़ा दूंगा, समझा? चल बता, तूने जिग्नेश को क्यों और कैसे मारा? बोल। बताता हूं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जो कुछ भी तूने मुझे बताया, चल के अदालत में सबको बता। रवि, जो तुमने मेरे सहायक वरुण को बताया, कृपया न्यायाधीश महोदय को भी बताइए। हाँ, मैंने जिग्नेश साइलेंस इन द कोर्ट। क्यों की जिग्नेश की हत्या? क्या दुश्मनी थी आपकी उसके साथ? रवि, रवि, जिग्नेश को योर ऑनर, हल्की हल्की सांसें अभी भी चल रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुरंत इन्हें अस्पताल ले जाया जाए। इस केस के बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षी हैं। या कॉल द एम्बुलेंस फास्ट। सर अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते वरुण, रवि के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पर क्यों सर? हमें तो पता है कि हत्यारा कौन है। रवि ने हमें सब कुछ बता दिया, फिर कल हम अदालत में सब कुछ बता देते। नहीं वरुण, अगर अदालत में ये बात बताई तो नुकसान हमारा ही होगा।
सर्वप्रथम तो अदालत मेरी बात मानेगी नहीं, क्योंकि यहाँ साक्षी और साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है, और द्वितीय जो असल अपराधी है वो भी सतर्क हो जाएगा। और अगर रवि ठीक नहीं हुआ तो? अगर वो ठीक नहीं हुआ तो असल अपराधी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक अजीब बात सामने आई है। जिग्नेश ने रवि को कई एसएमएस भेजे, आई मीन कविताएं भेजी थी एसएमएस में। जब चांद होगा कोश में, पूरा शहर न होगा होश में, तब आके मिलो मारा कोश में, आ जाओगे जोश में। तो रोमांटिक कविता जिग्नेश रवि को भेज रहा है, कोई मतलब नहीं बनता। मतलब तो होगा ना, कविता भेजी है तो मतलब तो होगा। हमें इस समय समझ में नहीं आ रहा रवि की स्थिति कैसे है? सही इज क्रिटिकल। पता लगा मारा कोश नाम की कोई जगह है कि नहीं मुंबई में? जी। जिग्नेश की हत्या बुलेट्स द्वारा की गई थी। बुलेट द्वारा? जी। ऐसे कैसे मुमकिन है? नहीं, अगर बुलेट से जिग्नेश पर वार किया गया होता तो उसके बॉडी में छेद होने चाहिए थे। नहीं, छेद होने चाहिए थे, लेकिन छेद नहीं थे क्योंकि ब्लास्ट हुआ था। तो एग्जैक्टली, तो ब्लास्ट कैसे हुआ था बताएंगे मिस्टर पाठक? ब्लास्ट हुआ इस पतंग द्वारा हुआ था। यू मीन टू से ये काइट मर्डर वेपन है? जी जी। मिस्टर पाठक आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा, वो मैं समझाऊंगा, तत्पश्चात आपको समझ में आएगा। तो मैं समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। थैंक यू। तो योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था, वो बुलेट्स विशेष प्रकार की होती हैं। इस प्रकार की बुलेट्स हैं यार। इन बुलेट्स की विशेषता ये है कि इनमें पोटेशियम पाउडर भरा जाता है। 15-20 फीट की ऊंचाई से गिराने पर किसी भी वस्तु के संपर्क में आते ही इसका जो टॉप है योर ऑनर, वो खुल जाता है और उसके अंदर भरा पोटेशियम पाउडर बाहर आ जाता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही विस्फोट होता है। ऐसा ही योर ऑनर उस दिन जिग्नेश के साथ भी हुआ। इस बुलेट की विशेषता ये है कि विस्फोट होने के बाद योर ऑनर ये फूल में परिवर्तित हो जाता है, इसका नामो निशान नहीं रहता। योर ऑनर, हुआ ये था कि इस पतंग में ये पोटली बांधी गई थी, जिस पोटली में ऐसे बुलेट्स थे। इस पतंग में 2 डोर हैं योर ऑनर। एक डोर से पतंग उड़ाया गया था और दूसरे डोर से पोटली बांधी गई थी। जैसे ही पतंग को उड़ाकर ये जिग्नेश के ऊपर लाया गया, दूसरी डोर खींची गई ताकि ये पोटली उल्टी हो जाए, और जिस कारण से इसमें भरी हुई बुलेट्स जाकर योर ऑनर, मैं अदालत को सूचित करना चाहता हूं कि रवि ही था जिसने इस पतंग द्वारा इस पतंग में वो ब्लास्टिंग बुलेट्स डालकर जिग्नेश की हत्या की। और जिस विचित्र माध्यम से जिग्नेश की हत्या की गई है, उससे कहीं अधिक विचित्र उसे मारने का कारण था। योर ऑनर, जिग्नेश को पूरी तरह से ड्रग्स की लत लग गई। तो पश्चात उसे कोडेड कविता लिखने पर मजबूर किया गया। बस एक बात है, एक डोज सिर्फ लास्ट पर। एक नहीं, 3 दूं। तुम सिर्फ एक कविता लिखो। इस पते से ड्रग का कंसाइनमेंट आने वाला है और इस पते पर पहुंचना। योर ऑनर, अपराधी के मोबाइल से ये एक सूची प्राप्त हुई है। ऐसी एक कविता योर ऑनर यहाँ लिखी गई है। जब चांद होगा अपनी पूरी आगोश में और शहर सारा नहीं होगा होश में, आकर मिलो मारा कोश में, आ जाओगे तुम जोश में। योर ऑनर, सुनने में तो ये एक अजीब सी कविता लगती है, लेकिन है नहीं योर ऑनर। ये कोडेड मैसेज है, जिसका अर्थ ये है कि जब पूरा शहर सो रहा होगा मध्यरात्रि में, तुम मारा कोश पब आना और वहां तुम्हें जो चाहिए अर्थात ड्रग्स, वो तुम्हें मिल जाएंगे, जिस कारण तुम जोश में आ जाओगे। यही कारोबार चल रहा था योर ऑनर। और माराकोश पे जब पुलिस ने छापा मारा तो अधिक मात्रा में वहां से ड्रग्स प्राप्त हुए। तो पश्चात योर ऑनर, पुलिस ने माराकोश और अन्य पब्स में जहां जहां ये ड्रग सप्लाई होते थे, वहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपनी विजिलेंस बढ़ा दी। तभी अपराधी ने ये नायाब तरीका ढूंढा ड्रग सप्लाई करना है।
हवाई मार्ग से योर ऑनर, ऐसे पतंगों द्वारा। ये सब रवि ने बताया। अगर ऐसा है तो पुलिस ने अब तक उसका स्टेटमेंट जमा क्यों नहीं किया अदालत में? और रवि कहाँ है? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश यहाँ से एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते समय रवि की मृत्यु हो। योर ऑनर, रवि तो मर गया है और उसका कन्फेशन स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उस पर लगे ये सारे इल्जाम साबित कैसे होंगे? नहीं, वो करने के लिए मैं हूं ना। योर ऑनर, रवि ने मृत्यु से पहले घटनाक्रम, घटना की सच्चाई और असल अपराधी का नाम मेरे सहायक वरुण को बता दिया था। दुर्भाग्यवश उस समय मेरे पास कोई साक्षी या साक्ष्य नहीं था जिसके द्वारा मैं सत्य को प्रमाणित कर सकूं। रवि की अचानक मौत का कारण क्या? योर ऑनर, रवि की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, उसे विष देकर उसकी हत्या की गई। योर ऑनर, रवि की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, उसे विष देकर उसकी हत्या की गई। और जब हमें इस बात का पता चला, मैंने डॉक्टरों से निवेदन किया कि उसके मौत के समाचार बाहर न जाने दें, क्योंकि मुझे विश्वास था कि असल अपराधी वहां अस्पताल अवश्य पहुंचेगा उसकी हत्या करने के लिए, और ऐसा ही हुआ। तुम? योर ऑनर, वो मनसुख जी ही थे। जिन्होंने अस्पताल में मृत रवि को एक बार फिर मारने का प्रयास किया और ये प्रमाणित कर दिया कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे यही था। आगे बोलिए। बुक पब्लिशिंग तो एक खबर था, असल में मैं एक ड्रग माफिया चलाता हूं। जिग्नेश अपनी कविताओं के संग्रह को लेकर मेरे पास आया था। उसकी कविताओं को पढ़ने के बाद मुझे एक आइडिया सूझा। उसकी कविताओं से मैं ड्रग्स हॉटस्पॉट को अपने मैसेज भेज सकता हूं, यानी कविताओं की भाषा में ड्रग का सौदा। एकदम यूनिक आइडिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक सुरेश भाई को जिग्नेश की ड्रग की आदत का पता चल गया और उन्होंने जिग्नेश को हाउस अरेस्ट में बंद कर दिया। ये बताइए, आपका ये जो अवैध धंधा था, ये तो अच्छा खासा चला ही रहे थे आप, फिर जिग्नेश को मारने की, उसकी हत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी आप? उसने मुझे धमकी दी थी। हेलो, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मुझे मेरे डोज रोज चाहिए, वरना तुम्हारा माल कहां से आता है और कहां को जाता है, ये सब मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बता दूं। पानी सर के ऊपर जा चुका था। जिग्नेश को मारना बहुत जरूरी था, लेकिन सुरेश भाई ने जिग्नेश को हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था। कैसे मारता जिग्नेश को? ये बात मैंने अपने सुप्रीमो इंटरनेशनल माफिया किंग पिन से की, तो उन्होंने मुझे ब्लास्टिंग बुलेट्स भेजी और मैंने रवि के जरिए एलईडी काइट से जिग्नेश को उड़ा दिया। ऑर्डर ऑर्डर। मकर संक्रांत की रात में मैंने जिग्नेश को फोन किया, तुम्हारा ड्रग एलईडी काइट के जरिए आ रहा है, कैसे भी करके अपने घर के टेरेस पे आ जाओ। मकर संक्रांत के दिन छतों पर बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। गन से बुलेट फायर की जाती तो रवि पकड़ा जाता, लेकिन आकाश में किलर काइट पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और ऐसा ही हुआ। किसी का ध्यान गया भी नहीं। ओ, ये जो पतंग का एक कोना जला हुआ है, उसी से मुझे इस बात का संकेत मिला कि संभवतः विस्फोट होने के बाद में रवि ने पतंग वापस खींचने में विलंब कर लिया होगा, जिस कारण से पतंग का कोना जल गया। ऐसा ही हुआ। रवि की इस एक गलती ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये रवि की उंगली कटी हुई थी। वरुण, तुरंत रवि के शव का पोस्टमार्टम करवा। मौत का कारण पता लगा। मुझे संदेह है कि रवि की भी हत्या की गई और संभवतः मांझे की डोर से ही कटी हुई थी उसकी उंगली, और उसके शरीर में विष भी पाया गया। अब दिन भर तो रवि मेरे सहायक वरुण के साथ था, तो संभवतः रात ही में विष
आप ही ने दिया था उसे। जिस एलईडी काइट से जिग्नेश की मौत हुई थी वो पेड़ पर फंस गई थी, लेकिन ये बात रवि ने मुझसे छिपाई थी और इसी कारण से उस एलईडी काइट के जरिए आपका असिस्टेंट मेरा पता लगा रहा था। फिर उसी रात रवि को मैंने अपने घर पर बुलाया। कैसे हो बाबू? रवि, तुमने मुझसे झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की। तुमने कहा था कि एलईडी काइट को पेड़ से उतारकर तुमने उसे बर्बाद कर दिया था। फिर वो एलईडी काइट केडी पाठक के पास कैसे पहुंच गई? सॉरी बापू, मैं डर गया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उस केडी पाठक को तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। वाह मेरे शेर, तुमसे यही उम्मीद थी। मंदिर उड़ाएगा? ठीक है बाबू, लाओ ट्राई करता हूँ। लो। उस मांझे में जहर लगाया गया था। उंगली कटने पर जहर उसके शरीर में घुस गया। कुछ ही घंटों में उसकी मौत पक्की थी। तो डिफेंस बस ये अदालत मनसुख व्यास को जिग्नेश डावडा और रवि कुंजू के कत्ल और देश में ड्रग्स का कारोबार फैलाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और सुरेश डावडा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।